पूरे डीटी में जितनी भी टाइम लिमिट्स है वो हमने इस वीडियो में इस शीट में आपके लिए कंपाइल कर दी है, सो दैट एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आया या फिर एमसीक्यू में आया तो आपको बनना चाहिए। सो हाय गाइस, आई एम सी यश पांडे एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड बेटा आज हम मिले हैं फॉर डीटी खजाना रिवीजन नंबर 6 में, जिसमें हम लोग आज इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स कर रहे हैं। सर खजाना रिवीजन सीरीज क्या है सर? तो बेसिकली हम लोग ने बेटा डीटी में एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, खजाना रिवीजन सीरीज, जिसमें कि हम लोग सारे लास्ट रिविजन कर रहे हैं, जिसमें हम 5 ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके चेक करो। एक से एक चीजें, इससे आपके 25 से 30 मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। और सर ये जो नोट्स है इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स के, ये आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहां जाना और खजाना नोट्स पेंट फाइल में देखना, डाउनलोड करना, एंजॉय करना। अगर परचेस करना है तो वेबसाइट से परचेस भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर क्या एग्जाम में आने वाला है ये? देखो, इसमें जो अमेंडमेंट्स है, टाइम लिमिट्स के अमेंडमेंट्स, वो एग्जाम में आ सकते हैं डायरेक्टली एमसीक्यू में या फिर क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरी बात, सर बाकी टाइम लिमिट्स भी कोई ना कोई क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ सकती है, बट इतना ज़रूरी नहीं कि पूछ भी ले। तो सर एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब क्या बोलना चाहिए, टेक अवे है इस वीडियो का, वो ये है कि अगर आप देख लोगे ना बेटा ये वीडियो, तो आप रिलीव्ड रहोगे, रिलैक्स्ड रहोगे कि हाँ सर, कि जितने टाइम लिमिट्स मैंने देख ली, आपको डर नहीं रहेगा दिमाग में, ठीक है। क्योंकि डर रहता है हमको हमेशा कि यार कुछ छूट तो नहीं रहा है, कोई टाइम लिमिट छूट तो नहीं जाएगी। सब इधर है ना, देख लो ना एक बार, बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है, ठीक है। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पीजीवीपी, ठीक है, जिसमें सेक्शन 33 ए बी टी कॉफी रबर, इसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ता है बेटा नाबार्ड अकाउंट में, ड्यू डेट ऑफ 1391 और 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, विचएवर इज अर्लियर में, ठीक है। 33 ए बी में बेटा डिपॉजिट शुड बी मेड इन एसबीआई अकाउंट बिफोर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। सेक्शन 35 में साइंटिफिक एक्सपेंडिचर में आपको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस जो अलाउड होता है बेटा 3 प्रीसीडिंग ईयर्स का होता है बिफोर डेट ऑफ कमेंसमेंट। एंड लॉक इन पीरियड 33 ए बी, 33 ABA एंड 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, इन सब में 8 साल का होता है बेटा, ठीक है। 44 AA मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टर्नओवर की ग्रॉस की लिमिट चेक करते हैं हम सर, प्रोफेशन में फॉर ऑल 3 इयर्स एंड बिजनेस में इन एनी वन ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। ओके सर 33 AB ABA में अगर हमने 8 साल के पहले बेच दिए तो क्या होगा, जो इनकम डिडक्शन मिला हमको वापस इनकम बन जाएगी हमारी। वैसे ही 35 AD में हमने अगर 8 साल के पहले यूज कर लिए सर किसी और बिजनेस में, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में, या फिर सेल कर दिए, तो सेल करने में तो क्या बन जाएगी, पीजीवीपी की इनकम। बट यूज कर लिए नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में तो पीजीवीपी की इनकम बनेगी। और सर जो हमारा डिडक्शन था, कितनी इनकम बनी, डिडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउएबल टिल नाउ, वो माइनस करके जो हम इनकम आती है वो हमारी पीजीवीपी इनकम बनती है। एंड दैट इज ऑल्सो एक्चुअल कॉस्ट फॉर टेकिंग डेप्रिसिएशन फर्दर। जिन्हें पढ़ा हुआ है उसको समझ में आएगी ये बात, जिसे नहीं पढ़ा है ये सेक्शन उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ओके चलो अब बात करते हैं कैपिटल गेन की बेटा। 54 एंड 54F, इनमें सर क्या होता है सर? 54 में क्या होता है सर, हमको घर बेचना है और घर खरीदना है, बनाना है, ठीक है। और 54F में क्या होता है, कोई भी ऐसे बेचो अदर देन घर, ठीक है। और क्या खरीदो, घर खरीदो या घर बनाओ, ठीक है। तो उसकी टाइम लिमिट है बेटा, दोनों में क्या बनाना है अपने को, दोनों में घर बनाना है या खरीदना है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करना है सब 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर, और कंस्ट्रक्ट करना है विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। ओके ये जो रेड है बेटा डेट ऑफ ट्रांसफर है, ठीक है। 54 EC में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है बॉन्ड्स ऑफ NHAI और ECL में विद इन 6 मंथ्स ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा सर मान लीजिए 54 EC में जहां पे सर कैपिटल एसेट हमने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया होता है, वहां पे हमारा कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होता है, डेट व्हेन स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। तो 6 मंथ्स काउंट कहां से करते हैं इस केस में 54 EC के लिए, जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड हुआ तब से हम लोग 6 मंथ्स काउंट करते हैं, ना कि जिस साल कन्वर्जन हो उस साल से, ठीक है। ओके सर 54 G एंड GA क्या बोलता है सर? देखो यहाँ पे आपको सर GGA में क्या होता है, याद करो G में क्या होता है सर, हम गाँव में जा रहे हैं, हम SEZ हम लोग नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, एक तो G में और एक GA में, ठीक है। अपन जा रहे हैं अर्बन से रूरल में, ठीक है। G फॉर गांव, गांव में जा रहे हैं, और GA में अपन अर्बन से जा रहे हैं 10AA में, SEZ में, ठीक है। तो सर अगर वहां जाने के लिए आप क्या करते हो, अपने लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बेचते हो और दूसरी लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, तो आपके पास टाइम है 1 ईयर बिफोर 3 ईयर्स आफ्टर का। एंड लॉक इन पीरियड बेटा 54 EC में 5 ईयर्स है, बाकी सारे अदर सेक्शन में 3 ईयर्स है, ठीक है। वेरियस एंटिटीज में बेटा देखो, एग्जिट टैक्स बायबैक, दोनों में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को विद इन 14 डेज ऑफ बायबैक, ट्रस्ट बिकमिंग नॉन एलिजिबल,
ठीक है, ओके सर। बायबैक इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F ऑन और आफ्टर 1/10/24। ये अमेंडमेंट था, इसलिए यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड, आपको अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट होल्डर्स को अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो सर 12 मंथ्स और मोर उनको यूनिट होल्ड करनी पड़ती है, 12 मंथ्स और मोर उनको यूनिट होल्ड करनी पड़ती है, ठीक है। मैट एंड एएमटी बेटा क्रेडिट अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एग्जिट टैक्स की। सर 11(2) में क्या बोला हुआ है कि आपको, आप क्या कर सकते हो, आपका जो ट्रस्ट का अमाउंट है एक्यूमुलेट कर सकते हो, ट्रस्ट का जो इनकम है वो एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और आप वो 5 ईयर्स के लिए कर सकते हो। अगर 5 ईयर्स में खर्चा नहीं किया आपने, 5 ईयर्स में ट्रस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया आपने, तो लास्ट ईयर की इनकम बन जाएगी, ठीक है। सर एग्जेम्पशन अंडर 11(2) विल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है, विल नॉट बी गिवन इफ स्टेटमेंट टू एओ इज नॉट गिवन एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई एंड आरओआई इज नॉट फाइल अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई अंडर 139(1). यहाँ बेटा 139(4) कट कर देना, ठीक है। पहले आईसी ने इंक्लूड किया था, अब हटा दिया है, तो इसको कट कर देना, ठीक है, ओके। सर दूसरा बात, इफ 85% नॉट अप्लाइड इट कैन स्टिल बी टेकन इन अप्लाइड। यस, कैसे, ये मैंने ट्रस्ट में समझाया है, बट यहाँ दोनों जगह क्या करना पड़ता है हमको डिक्लेरेशन देना पड़ता है एओ को 2 मंथ्स प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई, 2 मंथ्स प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। अब देखो इन दोनों केस में क्या लिखा है टाइम लिमिट, 2 मंथ्स प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई, 2 मंथ्स प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। बट यहाँ पे सीबीडीटी सर्कुलर क्या बोलता है, ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक भी सबमिट किया तो चलता है। यहाँ पे एक सीबीडीटी सर्कुलर क्या बोलता है बेटा, अगर ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक किया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एओ एग्जेम्पशन डिनाई नहीं करेगा दोनों केस में, आपका एओ अप्लाइड डिनाई नहीं करेगा आपका, ठीक है। चलो सर टाइम लिमिट्स की बात करते हैं 12 AB में ट्रस्ट की। देखो विदाउट इंक्वायरीज में क्या है सर, अगर एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है 12AA वाली पुरानी ट्रस्ट, अगर वो 12AB में आना चाहती है, ठीक है, तो उनको पास 3 मंथ्स का टाइम है। कितना टाइम बेटा, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस अमेंडमेंट, मतलब 1/4/21 को अमेंडमेंट आया था बेटा ये, तो 36/21 तक का टाइम था उनके पास, ठीक है। अब ये डेट बेटा बढ़ बढ़ के आगे कितनी हुई थी, 36/24 हुई थी ये डेट, ओके। अच्छा सो जो न्यू ट्रस्ट है, फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है, जिसका एक्टिविटी कमेंस नहीं हुआ है, उसको 1 मंथ प्रायर टू प्रीवियस ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज अप्लाइड, मतलब उसको प्रीवियस ईयर 24-25 में अगर अप्लाई करना है, प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए अप्लाई करना है, तो साल चालू होने से पहले 1 महीने प्रायर करना पड़ेगा, मतलब 28 फरवरी 24 तक करना पड़ेगा, ठीक है। और सीआईटी के पास भी 1 महीने का टाइम है उसके लिए, 3 ईयर्स है पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, और वैलिडिटी कब से रहेगी, एवाई फ्रॉम विच एप्लीकेशन इज मेड, ठीक है। अब सर यहाँ पे अमेंडमेंट आया है विथ इंक्वायरीज में 4 केसेस सर, कौन से, जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है, ठीक है, जिसने ऑलरेडी कमेंस कर दी एक्टिविटीज़, इनको अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करना पड़ता, दे कैन अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। कब अप्लाई कर सकते हैं सर, कैन अप्लाई एट एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। अब सर टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय सीआईटी पहले अलग था, ठीक है, पहले क्या था, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइम लिमिट थे, सब में 6 मंथ्स ही थे, सब में 6 मंथ्स ही थे, पर कब से था बेटा, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड। बेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज हो गया है, ठीक है। द टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय सीआईटी आफ्टर 1/10/24 शैल बी 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग केसेस। क्या बोला मैंने, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन मिली उस क्वार्टर के एंड 6 मंथ्स। ये बेटा अमेंडमेंट है, और ट्रस्ट में जितने अमेंडमेंट आते हैं उतना आईसीआई पूछता है, इसको एमसीक्यू में कहीं ना कहीं पूछ सकता है आईसीआई, ठीक है, ओके। तो सर ये हमने पढ़ा क्या कि सर देखो, जो अब ये 2 चीज़ें, ये पिछले बार अमेंडमेंट आया था, ये आईसीआई ने पेपर में पूछा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट जिसने एक्टिविटी कमेंस कर दिया है, वो उसके लिए टाइम लिमिट क्या है, कभी भी अप्लाई कर सकता है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, और 5 ईयर्स का इसको पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और इंक्वायरी होगी इसकी, क्या होगी बेटा, इंक्वायरी होगी, ठीक है। जिसको ट्रस्ट के टाइम लिमिट्स नहीं समझती है, एक बार मेरा ट्रस्ट का रिविजन देख लेना, क्लियर हो जाएगी आपको। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू फाइनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 6 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी और 6 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, okay. If the above time limit expires before 36/24 it shall be extended to 36/24. Renewal of trust registered under 12AB after 5 years, तो 6 months prior to expiry of registration. ट्रस्ट ने मॉडिफिकेशन अडॉप्ट किया
विच वॉलेट्स कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो 30 days फ्रॉम डेट ऑफ मॉडिफिकेशन. एंड ट्रस्ट बिकम्स इनऑपरेटिव अंडर सेक्शन 11(7), तो 6 months प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ AY फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज सॉट टू बी मेड ऑपरेटिव. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट है बेटा. बाकी कुछ भी मुझे लगता है कि ये अमेंडमेंट के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं इन लोग, क्योंकि उसने लास्ट टाइम इसको अमेंड किया था, इसको क्वेश्चन में पूछ लिया था 4 mark के. ठीक है, तो ट्रस्ट में ऐसा करते हैं इन लोग, राइट, ध्यान रखना. ओके, एग्जिट टैक्स. एग्जिट टैक्स में बेटा डिसोल्यूशन होता है अगर, तो असेट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ द डिसोल्यूशन. जिस मंथ डिसोल्यूशन हुआ उस मंथ के एंड से 12 months के अंदर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. TDS TCS की बात करते हैं. ठीक है, 192A में सर्विस लेस देन 5 years है एंड अमाउंट 50,000 और मोर है. यहाँ बेटा आपके अगर आपके नोट्स है उसमें ना सिर्फ 50 के लिखा होगा, ये ना ये छूट गया नीचे से, इसको लिख लेना. ठीक है, अमाउंट अगर 50,000 और मोर है तो TDS एप्लीकेबल है. सर्विस मोर देन 5 years नो TDS. 194N में बेटा अगर लास्ट 3 साल जिसका ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है उस साल का ROI फाइल नहीं किया एसएससी ने. ठीक है, उन तीनों सालों का अगर ROI फाइल नहीं किया एसएससी ने तो क्या होगा सर, तो लिमिट आपकी 20 लाख हो जाएगी. ठीक है, 239A की समरी है, जहाँ पे क्या होता है सर, हमने क्या किया, हमने NR को पेमेंट किया, TDS पर अपन ने बॉन्ड किया है. TDS क्या किया, अपन ने बॉन्ड किया, अपन रेसिडेंट ने बॉन्ड किया है. पर बाद में क्या समझ में आया हमको कि TDS हमको बॉन्ड करना ही नहीं चाहिए था, एप्लीकेबल है नहीं TDS. तो हम क्या करेंगे, हम रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे AO को. हम रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे. टाइम लिमिट क्या है बेटा, 30 days फ्रॉम पेमेंट. AO एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है और AO को ऑर्डर पास करना पड़ेगा 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड. ठीक है, चैप्टर 6 रिडक्शंस की बात करते हैं बेटा. 80JJAA के लिए एम्प्लॉय शैल बी एम्प्लॉयड फॉर नॉट लेस देन 240 days इन अ प्रीवियस ईयर. ठीक है, जिस साल आपको डिडक्शन चाहिए 80JJAA में, जिस साल आपको डिडक्शन चाहिए 80JJAA में, उस साल आपको 240 days के लिए एम्प्लॉय करना पड़ेगा एम्प्लॉय को. एंड सर 150 days इन ए केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल, फुटवेयर और लेदर. ठीक है, ये 240 days 150 days हो जाएगा. ये क्वेश्चन में पूछता है, एंड जहाँ भी 80JJAA का क्वेश्चन पूछा बेटा वहाँ पे ये डेज काउंट करना आप, क्योंकि उन लोग इसका ट्रीटमेंट, उसका ट्रिकी पॉइंट देते हैं वहाँ पे. उन लोग 4 एम्प्लॉयज़ देंगे, अलग अलग 4 1 2 3 4, और एक ना एक एम्प्लॉय में ये डेज कम आते हैं तो वो एम्प्लॉय काउंट नहीं होता. ये बात ध्यान रखना. ठीक है, ओके बेटा, यस. अब बेटा रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं. बिलेटेड रिटर्न का या फिर रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है बेटा, बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, सेक्शन 140B की बात करते हैं. द असेसी हैज टू पे एडिशनल इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8). ठीक है, टाइम उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. टाइम लिमिट क्या है सर, अगर वो एंड ऑफ रिलेवेंट AY से 12 months तक पे करेंगे तो 25% ऑफ एग्रीगेट टैक्स. एंड सर 12 months से लेकर 24 months तक तो 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स. अब सर एग्रीगेट टैक्स क्या होता है, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस प्लस इंटरेस्ट. इसमें 234F की फीस नहीं आती, ध्यान रखना. जब 25% 50% काउंट कर रहे हैं हम, तब हम लोग 234F की फीस काउंट नहीं करते इसमें, राइट. ओके सर, असेसमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं, सुन लो ध्यान से. सर ये टाइम लिमिट्स जहाँ पे भी स्टार बना हुआ है ना, ये ऑन और आफ्टर 1924 है. ठीक है, चलो सर समरी असेसमेंट की टाइम लिमिट क्या है सर, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI वॉज फाइल्ड. ठीक है, 142A वैल्यूएशन ऑफिसर को जब हम रेफर करते हैं तो टाइम लिमिट क्या होती है, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच रेफरेंस वॉज मेड. मतलब उसको वैल्यूएशन ऑफिसर को ऑर्डर पास करना पड़ता है 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच रेफरेंस वॉज मेड. ठीक है, दिस टाइम विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीटिंग असेसमेंट. 142A स्पेशल ऑडिट, टाइम लिमिट क्या होती है, 180 days मैक्स होता है बेटा टोटल पीरियड. स्क्रूटनी नोटिस 143(2), टाइम लिमिट क्या है, इट शैल बी सर्व विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI वॉज फाइल्ड. इट शैल बी सर्व्ड विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ FI इन विच ROI वॉज फाइल्ड. मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 है तो AY क्या होगा 25-26. ठीक है, हमारा फाइल कब हुआ AY 25-26 में. ठीक है, इस साल फाइल हुआ ना, तो इस साल के एंड से 26 से 31-26 से 3 months, मतलब 30 June 26. ठीक है, ओके सर. 148A कंडक्टिंग इंक्वायरी बिफोर 148 नोटिस. इसमें टाइम देते हैं बेटा अपन 7 to 30 days फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस. ठीक है, और या फिर एज AO में स्पेसिफाई. अब सर जो अमेंडमेंट हुआ है, मतलब 1924 के बाद से, 1924 के बाद से, from 1924 there is no specific timeline for AO to pass the order. From 1924 there is no specific timeline for AO to pass the order. बात समझे, ओके. सेक्शन 149 की बात करते हैं, टाइम लिमिट फॉर नोटिसेस अंडर सेक्शन 148 एंड 148A. ठीक है, अब सर बिफोर 1924
जनरल टाइम लिमिट क्या थी बेटा, 3 ईयर्स की, ठीक है, ओके। बट सर अब 148 में, ठीक है, मतलब क्या थी ना, ये दोनों में टाइम लिमिट थी, इसमें 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। बट 1924 से क्या हो गया है, 148 में बेटा 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, और 148A में 3 ईयर्स, ठीक है। वैसे ही टाइम लिमिट व्हेन एस्केप्ड इनकम इज मोर देन 50 लाख, तो 148 में 10 ईयर्स थी, और 148A में अलग से कोई स्पेसिफाई नहीं की हुई थी। बट सर अब 148 में बेटा 5 ईयर्स एंड 3 मंथ्स है, एंड 148A में 5 ईयर्स है। ये बात ध्यान रखना बेटा। ये 3 मंथ्स एक्स्ट्रा क्यों मिले सर 148 में दोनों जगह पे, क्योंकि 148 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एसएससी को बोलते हैं आप रिटर्न फाइल करो 3 मंथ्स के अंदर। आप क्या करो, 3 मंथ्स के अंदर रिटर्न फाइल करो नया, नोटिस मिलने के बाद, ठीक है। चलो 153 टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट, 143 144 में AY 1920 2021 का ये है, 21 22 का ये है, ये दोनों छोड़ दो बेटा, आप पढ़ो 22 23 एंड देयर आफ्टर, ठीक है। सर ये क्यों दिया आपने बुक में, बेटा एक हाथ MCQ में पूछा हुआ है ICA ने, बट हम लोग इतना याद कर सकते हैं क्या, नहीं याद कर सकते, ठीक है। अभी कितना है, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY इन विच इनकम वॉज असेस्ड, AY खत्म होने के बाद 12 मंथ्स के अंदर करना पड़ता है, ठीक है। Where updated return under 139A 8A is furnished, assessment order under 143 144 shall be made within 12 months from the end of FY in which such return was furnished, ठीक है। इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न, भाई सिंपल सी लॉजिकल सी बात है, अगर रिटर्न कौन सा है, अपडेटेड रिटर्न, तो ये कब फाइल होगा, क्या पता ये 12 मंथ्स में भी हो सकता है, 24 मंथ्स में भी हो सकता है, 0 to 12 मंथ्स में भी हो सकता है, मतलब एंड ऑफ AY से 12 मंथ्स तक भी हो सकता है, और 12 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि जब जिस साल फर्निश होगा ना, जिस साल रिटर्न फर्निश होगा वहां से 12 मंथ्स का टाइम देंगे हम लोग, उस साल के एंड से 12 मंथ्स का टाइम देंगे, ठीक है। नॉर्मली नहीं तो असेसमेंट में टाइम लिमिट कितना देते हैं हम लोग, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ AY देते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, जिस साल फर्निश हुआ वहां के एंड से 12 मंथ्स और, ठीक है, ओके। सेक्शन 153(3 है, when any assessment or reassessment is pending on date when search is commenced under 132, making of requisition under 132A, it shall be extended by 12 months, ठीक है। जब भी सर्च या रिक्वेजिशन कमेंस हो रहा है बेटा, तो और आपका असेसमेंट पेंडिंग है, 12 मंथ से टाइम लिमिट बढ़ा देंगे, ठीक है। if reference is made to TPO, additional 12 months time is available in all cases, and 147 में बेटा 12 months from the end of financial year in which notice was served, ये टाइम लिमिट है 147 का, ठीक है। सर्च सीजर सर्वे, फॉर सर्वे सेक्शन 133A एंड 131(3), अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्पाउंड कर रहे हो आप, ठीक है, तो आईटी अथॉरिटी इम्पाउंड कर सकती है 15 डेज के लिए, 15 वर्किंग डेज के लिए, ठीक है। अगर इनको 15 डेज के बियॉन्ड अगर इम्पाउंड करना है तो इनको क्या लेनी पड़ती है बेटा, इनको परमिशन लेनी पड़ती है CIT DIT CCIT DGIT प्लस देयर प्रिंसिपल से, ठीक है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट, ये ऑर्डर वैलिड होता है बेटा सिर्फ मैक्स 60 डेज के लिए, कितने दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 60 डेज के लिए, ठीक है। Assessee over whom AO has no jurisdiction, he shall transfer, hand it over to the officer who has jurisdiction over such assessee within 60 days from the completion of search. Provisional attachment done during search or within 60 days of completion of search, valid till operational for 6 months, after which it gets automatically vacated, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सीज एसेट, ये पूछता है बेटा बार बार, तो ये पूछता है इफ assessee makes an application within 30 days from the end of month in which asset was seized, तो AO रिलीज करता है बेटा एसेट विद इन 120 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सर्च अंडर 132। सर कंक्लूजन ऑफ सर्च को क्या बोलते हैं हम लोग, कंक्लूजन ऑफ सर्च को क्या बोलते हैं, डेट व्हेन लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर सर्च वाज एग्जीक्यूटेड। ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, क्या लिखा हुआ वहां पे, कंक्लूजन ऑफ सर्च या फिर कंप्लीशन ऑफ सर्च नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, डेट व्हेन लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर सर्च वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अच्छा, द असेसी कैन रेज अ क्वेश्चन as to jurisdiction of an AO within the prescribed time limit as under, ये टाइम लिमिट दी बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। रिविजन अंडर 263, टाइम लिमिट ऑफ पासिंग ऑर्डर 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ FI इन विच ऑर्डर ऑफ AO was passed। रिविजन अंडर 264, टाइम लिमिट ऑफ पासिंग ऑर्डर, अगर खुद के मोशन पे कर रहा है CIT तो 1 year फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ AO, अगर ऑन एप्लीकेशन ऑफ CC कर रहा है तो 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ FI इन विच एप्लीकेशन वॉज मेड, जिस साल एप्लीकेशन हुआ उस साल के एंड से 1 year। और सर एप्लीकेशन का टाइम में क्या है सर, असेसी कैन अप्लाई विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर ऑफ AO। बड़ा देखो ये दोनों सेम है,
अगर CIT ऑन मोशन में कर रहा है तो 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ, और SSC को अप्लाई करने का टाइम भी कितना है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ, ठीक है। और अगर SSC ने अप्लाई किया तो उसके बाद CIT पास टाइम कितना है, जिस साल अप्लाई किया उस साल के एंड से 1 साल, जिस साल अप्लाई किया उस साल के एंड से 1 साल, ठीक है। अपील डिवीजन में बेटा अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एओ अपन 30 डेज में जा सकते हैं CIT अपील्स के पास, फिर CIT अपील्स से ITAT के पास 60 दिन में, ठीक है। फिर हाई कोर्ट के पास 120 डेज एंड सुप्रीम कोर्ट के पास 90 डेज, ठीक है। ये जो 60 डेज है बेटा ये अमेंड हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/24। ये 60 डेज क्या हो गया बेटा, विद इन 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच ऑर्डर सॉट टू बी अपील्ड इज कम्युनिकेटेड। जिस मंथ में कम्युनिकेट हुआ उस मंथ के एंड से 2 months का टाइम है हमारे पास, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाय ITAT, देखो ओन मोशन में 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच ऑर्डर वॉज पास्ड। ऑन एप्लीकेशन ऑफ AO SSC 6 months के बाद भी हो सकता है, इवन आफ्टर 6 months, बट एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच ऑर्डर वॉज पास्ड, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, इट कैन बी डन बाय IT अथॉरिटीज on its own motion or on application of SSC. On its own motion 4 years from the end of financial year in which order was passed. If done on application of SSC 6 months from the end of month in which application is received by IT authority. But sir SSC को अप्लाई कब तक करना पड़ेगा, तो SSC has to apply for rectification within 4 years from the end of FI in which order is passed, ठीक है। ओके डन। सर ट्रांसफर प्राइसिंग बेटा आपको एक्सेस मनी रिपेट्रिएट करना पड़ता है टू इंडिया विद इन 90 डेज, ठीक है। इसमें दो पूछते हैं, वही दोनों पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पे। इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड सुओ मोटू बाय SSC ने ROI, अगर सुओ मोटू कर लिया उसने मतलब खुद ही कर लिया तो ROI की ड्यू डेट से 90 डेज, ठीक है। और प्राइमरी एडजस्टमेंट AO ने किया है तो AO के ऑर्डर से 90 डेज, ठीक है। इंटरेस्ट काउंट कब से होता है बेटा, 91st डे से होता है क्या, नहीं वो फर्स्ट डे से होगा। आपको 90 दिन का समय मिला है करने के लिए, एग्जाम नहीं हुआ 90 दिन का समय मिला है, 90 डेज का समय मिला है, 90 डेज का टाइम मिला है आपको। अगर उसमें नहीं हुआ तो आपको इंटरेस्ट फर्स्ट डे से लग जाएगा, उसमें आपने रिपेटेड नहीं किया तो। बाकी तीनों बेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लेना, ठीक है। तो बस दैट्स इट बेटा, हमने 21 मिनट लिए, 20 मिनट के आसपास लिए और हमने सारी टाइम लिमिट्स पढ़ ली जितनी भी आपको CA में फाइनल DT में है, ठीक है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते समय मुझे ना क्या हो रहा है बताऊँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने इतना सारा काम किया कंटेंट पे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट इतना कभी किसी ने सोचा नहीं, ना किसने किया इतना, ठीक है। सर आप बहुत खुद की ब्रैग कर रहे हो क्या, हाँ कर रहा हूँ, हक से कर रहा हूँ, ठीक है भाई, बहुत मेहनत की मैंने इस पर, कर सकता हूँ थोड़ा सा ब्रैग, इतना थोड़ा रखता हूँ मैं, थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं कि टाइम लिमिट्स भी अपन कंपाइल कर दें। मैंने देखो क्या कंपाइल कर दिया, आपने सब कुछ कंपाइल कर दिया। आप देखो इस बार तो लिमिट्स, मॉनेटरी लिमिट्स भी कंपाइल कर दिए, ठीक है। अपना बेटा PG पे एडजस्टमेंट्स हो चुका है, DT के रेट्स हो चुके हैं, NR के पूरे रेट्स हो चुके हैं, पेनाल्टीज हो चुकी है, इंपॉर्टेंट डेट्स हो चुके हैं, या आज इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स हो गया, ठीक है। कल हम मिलेंगे चैप्टर वाइज ट्रिकी पॉइंट्स के लिए, फिर MCQ के ट्रिकी पॉइंट्स के लिए, फिर समरी चार्ट्स, फिर इंपॉर्टेंट मॉनेटरी लिमिट्स, ठीक है। और इसके अलावा बेटा अपन 11th को मिल रहे हैं फॉर DT क्वेश्चंस मैराथन, ठीक है। ओके डन। तो बेटा अगर इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ लाइक करना लेक्चर, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है आप जब लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, एंड मुझे बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि कैसा लगा आपको, ठीक है। ओके गाइज, यस ओके बेटा, चलो बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, लास्ट डेज आपके बचे हैं, ठीक है एग्जाम के। इसमें ना बहुत बढ़िया से पढ़ो, सब कुछ भूल जाओ, स्ट्रेस मत लो, एकदम शांत रहो, शांत होकर पढ़ो और खुद पे भरोसा करो। इन लास्ट डेज में डाउट मत करो खुद पे, हम डाउट करते हैं बहुत खुद पे, डाउट नहीं करने का, अभी समय है भरोसा करने का खुद पे। जो आता है हमको बेस्ट आता है, जो हम करेंगे हम बेस्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके डन, चलो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।